Hello and good evening. Once again, welcome back to the channel EcoPro 2025. कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कर्व्स एंड देयर स्लोप्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम लेकर आ रहे हैं कर्व्स एंड देयर स्लोप्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 के कर्व डिस्कस करे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए, तो पहला आज हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 4। जैसे कि आपको पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द डिग्री ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। बाय हाउ मच परसेंटेज द क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। अगर प्राइस 10% से चेंज हो रहा है तो उस प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना परसेंट चेंज आएगा, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को भी 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ईडी, ईडी मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ईडी इज इक्वल टू 0, ED less than 1, ED equal to 1, ED greater than 1 and ED is equal to infinity. तो फर्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं पहले, विच सेज ED is equals to 0. इट मींस जब हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट करी, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हमने निकालने की कोशिश करी ड्यू टू अ सर्टेन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो वो वैल्यू आई थी 0। इट मींस डिमांड में कोई भी इफेक्ट नहीं आया ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, चाहे प्राइस फॉल हो चाहे प्राइस राइज हो, डिमांड पर उसका बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं है। दैट मींस इलास्टिसिटी इज गुड की बिल्कुल 0 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंप्लीटली 0, मींस इट इज शोइंग नो चेंज। तो इसके लिए जो डिमांड कर्व बनेगा दैट विल बी अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब इस पे हम ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हुए हम लिख रहे हैं, शो कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं प्राइस। अब डिमांड कर्व इस केस में वर्टिकल है, मींस price will keep on changing, it may increase or it may decrease, but the impact of this price change on the demand of the commodity will be completely 0. तो हमने यहाँ पर ये मेंशन जरूर करना है अपने पेपर में कि ED is equals to 0, perfectly inelastic demand, इसे हम कहते हैं कि डिमांड पूरी तरीके से inelastic है, पूरी तरीके से unchangeable है। और इस डिमांड कर्व की शेप क्या है? वर्टिकल शेप है। देखिए, अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए, एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका थ्योरी पार्ट को पूरा डिटेल में 1 बाय 1 सारी लाइंस पढ़ें। तो आपके लिए एक पॉइंट पॉजिटिव ये रहेगा कि जब आप डायग्राम बनाएं उसी के साइड में आप ये सारी चीजें मेंशन कर दें, जिससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस स्टूडेंट को नॉलेज है। फिर चाहे वो पैराग्राफ को इतना कंसेंट्रेशन से पढ़े या ना पढ़े, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ED इज लेस देन 1, जिसको हम लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। अब इस केस में क्या है कि प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड तो चेंज होगी, बट जो इम्पैक्ट आएगा डिमांड पर प्राइस चेंज होने की वजह से वो थोड़ा कम होगा। मींस परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही थी डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, अब इसमें चेंज तो हो रही है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम चेंज हो रही है। मतलब जितना इम्पैक्ट प्राइस चेंज का है उतना क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क नहीं पड़ा। तो इस केस में जो डिमांड कर्व बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है बट थोड़ा सा ये स्टीपर होगा, विच विल शो कि डिमांड में जो चेंज है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू द चेंज इन द प्राइस। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे अगेन, जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम में मेंशन किया था, डिमांड विल बी लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक, ED will be less than 1 and demand curve will be steeper in this case. Now moving on to the next part which is ED equals to 1, unitary elastic demand भी हम जिसको कहते हैं। इसमें क्या है? इक्वल चेंज है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में जितना चेंज परसेंटेज चेंज आया है उतना ही सेम परसेंटेज चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में। देखिए, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया है। आप चाहे तो एक स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, लीनियर स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोलते हैं। दोनों ही तरीके का डायग्राम बिल्कुल ठीक है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, एक्स एक्सिस पे हमें यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, आप लिख लेंगे यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको प्लॉट करेंगे या लीनियर स्ट्रेट लाइन भी आप बना सकते हैं। नाउ
initial price is OP, initial quantity is OQ. With the increase in price from OP to OP1, the demand is decreasing from OQ to OQ1, and the percentage change in both of the variables, price and quantity demanded, is exactly the same. Now next part is ED greater than 1, जिसको हम highly elastic या elastic demand भी बोलते हैं. इसमें क्या है, इसका ऑपोजिट है. लेस इलास्टिक का ऑपोजिट है ये. लेस इलास्टिक में क्या हुआ था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब प्राइस में वहां पे चेंज ज्यादा आया था और डिमांड में चेंज कम था. यहां पर उल्टा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. मींस जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा रिस्पॉन्स शो कर रही है एज कंपेयर टू द स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस. थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा तो डिमांड पे इफेक्ट बहुत ज्यादा शो हो रहा है. तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे जैसे इनके साइंस है ना, उन्हीं के बेसिस पे हम डेफिनेशन इसकी बना लेते हैं. जब ग्रेटर देन 1 है तो बोल देंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. जब इक्वल टू 1 है तो हम डेफिनेशन लिखेंगे द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये आप याद रखिए कि हमेशा आपने पहले जो चेंज मेंशन करना है वो क्वांटिटी डिमांडेड वाला लिखना है. तो आप इन साइंस के बेसिस पे डेफिनेशन बना रहे हैं. अब यहाँ पे साइन क्या है, ईडी इज लेस देन 1, तो हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यहाँ पर ईडी इज इक्वल टू 0, इट मींस द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 0 एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अच्छा, इसकी हम बात कर रहे थे ईडी ग्रेटर देन 1 में. तो यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है तो जो हमारा डिमांड कर्व इसमें बनेगा दैट विल बी फ्लैटर. यहाँ पर स्टीपर था, यहाँ पर इसका ऑपोजिट है, फ्लैटर कर्व है. फ्लैटर कर्व में अगर इनिशियल प्राइस हमारा ओपी है और क्वांटिटी ओक्यू है तो विद द फॉल इन प्राइस द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इसको इलास्टिक या हाईली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे. ईडी ग्रेटर देन 1, कर्व विल बी फ्लैटर. Now moving on to the last part, which is horizontal demand curve, and horizontal demand curve shows a perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand means without a slightest or even without no change in the price, the demand of the good falls to 0. And on the same price level, the consumers are demanding an infinite or any quantity of the good. अब ये हालांकि एक imaginary और hypothetical case है. Such type of demand curves do not exist in reality. अब इस केस में ED is equal to infinity and demand curve will be parallel to the x-axis, और जिसको horizontal demand curve भी हम कहते हैं. अब हम बात कर लेते हैं कर्व्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन. प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमारे 3 मेन पार्ट हैं डिस्कस करने के लिए, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की. देखिए इस वाले चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगर हम वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. मींस फिक्स फैक्टर की क्वांटिटी हमने सेम रखी है, उसको हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं. लॉन्ग रन की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं. 12th क्लास में हम सिर्फ शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं जहां पर हम रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर देख रहे हैं कि वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, फिक्स फैक्टर की क्वांटिटी सेम रखें तो हमारे प्रोडक्शन पे या आउटपुट लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो इसी के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट शोज दैट विद द एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हाउ मच इज द चेंज इन द आउटपुट लेवल. व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्शन. तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट का हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं शेप कर्व की. मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व की शेप है इन्वर्टेड यू शेप. इन्वर्टेड यू शेप किस लिए, क्योंकि जब फिक्स फैक्टर अबंडेंस में होता है शुरू के लेवल में प्रोडक्शन में, जब फिक्स फैक्टर अबंडेंस में है और वेरिएबल फैक्टर कम है, तो जब हम वेरिएबल फैक्टर को धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट शुरू में तेजी से बढ़ता है. देन इट बिकम्स कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. एंड if we keep on increasing the units of variable factor without changing the quantity of fixed factor, तो ये marginal product एक certain limit के बाद नेगेटिव भी हो जाता है. ये हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा हुआ है. तो MP इसीलिए पहले इसकी शेप है इंक्रीजिंग, then it becomes constant, after that MP curve starts falling, it becomes 0, and after that point beyond MP equals to 0 अगर हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे तो MP will definitely become negative.
Now MP is the slope of total product. We get the values of total product by summing up the values of marginal product. तो क्योंकि MP जो है वो TP का स्लोप है, तो इट मीन्स TP कर्व की क्या शेप होगी, दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ MP. अब देखते हैं ये इनके रिलेशनशिप से हमें क्लियर हो जाएगा. मैंने आपको बोला कि MPs की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें TP की वैल्यूज मिलेंगी, जिस वजह से TP जो है वो कर्व, TP कर्व की शेप MP की वैल्यूज पे डिपेंड करती है. तो अब देखिए TP कर्व शुरू में, क्योंकि MP इंक्रीज हो रहा है तो शुरू में TP विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट. और कल की क्लास में भी हमने बताया था कि अगर कोई कर्व इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स उसकी शेप आएगी कॉन्केव. तो शुरू में टिल पॉइंट Q the TP curve will be upward sloping and concave to the origin. After that, beyond point Q, MP starts falling. So it means every addition to TP will be lesser than the before. MP को हम वैल्यू जो हम ऐड कर रहे हैं TP ऑब्टेन करने के लिए, वो हर वैल्यू पिछली वैल्यू से कम है, तो TP इंक्रीज तो होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. अब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स इसकी शेप, ये कर्वेचर जो है इस कर्व का वो चेंज हो जाएगा. पहले था कनकेव, अब बियॉन्ड पॉइंट Q द कर्वेचर विल बी कन्वेक्स टू द origin, and that is why this point Q is known as the point of inflection. Point of inflection means the point where the TP curve change its curvature from concave to convex. Now at point N where MP is equals to 0, so it means TP is no longer increasing, it has become constant for this point, at this point, and at this point TP is maximum also. यहाँ पे TP maximum और constant है. अब इसके बाद भी अगर कोई प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स इंक्रीज करता जाएगा तो MP नेगेटिव होने की वजह से TP विल स्टार्ट डिक्रीजिंग या TP कर्व विल स्टार्ट फॉलिंग. ये है हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो मैंने आपको बता दिए हैं. ठीक है, अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक्स, देखो इस वाले चैप्टर में जो कंफ्यूजन ज्यादातर बच्चों को होती है, डिमांड वाले चैप्टर में आप एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे आप शो कर रहे हैं प्राइस, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट के या प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है और हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसको, वेरिएबल फैक्टर को. तो जो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, चाहे कोई सा भी डायग्राम हो, चाहे TP हो, AP हो या MP हो, एक्स एक्सिस पे आपका आएगा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर और वाई एक्सिस पे आपका शो करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आप कर्व बना रहे हैं. अगर TP बना रहे हैं तो TP, MP कर्व बना रहे हैं तो MP, AP बना रहे हैं तो AP. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द AP कर्व. एवरेज प्रोडक्ट कर्व. एवरेज प्रोडक्ट क्या शो करता है, output per unit of input which is obtained by dividing total product with the units of variable factor. तो देखिए यहाँ पे अब इनका सीधा पहले हम रिलेशनशिप देख लेते हैं. AP curve is also an inverted U shaped curve like MP. MP भी inverted U है और AP भी inverted U है, बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, देखिए ये रिलेशनशिप से क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर हमने AP कर्व प्लॉट किया और यहाँ हमने MP कर्व प्लॉट किया है. जैसे कि हमें पता है कि MPs की वैल्यू को ऐड करके हम TP ऑब्टेन करेंगे और TP को फिर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से हम डिवाइड करके AP की वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं. तो डेफिनेटली MP इज द ड्राइविंग फैक्टर. MP इज द की फैक्टर विच डिटरमाइंस द शेप ऑफ TP एज वेल एज AP. तो अब यहाँ पर एज लॉन्ग एज MP इज ग्रेटर देन AP, MP AP से बड़ा है, ये हमें कैसे पता चला, बिकॉज MP कर्व इज लाइंग अबव द AP कर्व. Before point E, MP curves lie above the AP curve and AP keeps on increasing till point E because MP is pulling AP upwards. तो इस point तक तो ये increase होगा point E तक. Point E पे AP की value MP के equal होगी और AP will be at its maximum level. Beyond point E, when MP has started falling increasingly, जब तेजी से MP fall होने लगा है तो it is pulling AP down. So beyond point E, MP is less than AP. जो कि पॉइंट E से पहले MP AP से बड़ा था, अब वो MP AP से कम हो गया है बियॉन्ड पॉइंट E बिकॉज MP इज लाइंग बिलो AP कर्व. अब एक और चीज है जो हमें ध्यान रखनी है कि दो MP इज पुलिंग AP डाउन बट AP डिक्रीज हो सकता है लेकिन AP जीरो नहीं होगा क्योंकि एवरेज कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है. MP कैन बी जीरो और नेगेटिव बट AP कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव. तो ये थे इस चैप्टर के कर्व्स TP, AP और MP. नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 6 विच इज कॉस्ट. अब कॉस्ट में तो बहुत सारे डायग्राम्स हैं. पहले कॉस्ट के हम डिस्कस कर लेते हैं किस किस टाइप की कॉस्ट है और फिर उनके कर्व्स.
सबसे पहला हम उसमें डिस्कस करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट विच रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट. Then total variable cost which depends on how much quantity of variable factor the producer is employing. Then comes total cost which is the sum of total fixed cost and total variable cost. Then comes average fixed cost which is fixed cost per unit of output. Average variable cost which is variable cost per unit of output. AC which is cost per unit of output. अब देखिए पहले इन कर्व्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. तो कॉस्ट वाले चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि हमें पता है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो एम्प्लॉय करनी ही पड़ेगी, नो मैटर व्हाट. चाहे वो प्रोडक्शन करे ना करे, फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ पहले लगानी ही पड़ेगी, तभी उसके पास जो है फिक्स्ड लैंड या बिल्डिंग या मशीनरी परचेज करने के लिए या रेंट पे लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा. सो टोटल फिक्स कॉस्ट इज नेवर जीरो and it remains the same at all levels of output. Whether the producer is producing 0 units or 10 or 20 or 100 units, this cost is going to remain same at all levels of output. So TFC curve will be parallel to the x-axis. Okay, and because it remains the same at all levels of output, इसका जो shape है that is horizontal. ठीक है, अब यहाँ पर आती है बात कि हम यहाँ पर x एक्सिस पर क्या लिखेंगे और y एक्सिस पर क्या लिखेंगे. देखो y एक्सिस पे मैंने अभी आपको इस चैप्टर में बताया था, जो उनसे भी आप कॉस्ट यहाँ पे शो कर रहे हो वही हम यहाँ पे लिखेंगे TFC. और यहाँ पे अब आ जाता है लेवल ऑफ आउटपुट, बिकॉज कॉस्ट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट. क्या आउटपुट लेवल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिलेशनशिप है आउटपुट का रिलेशन कॉस्ट के साथ. तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट. अच्छा, इस वाले चैप्टर में मैंने आपको बोला था हर एक डायग्राम में आपको एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिखना है. ठीक है, जबकि कॉस्ट वाले चैप्टर में आप कोई सा भी कर्व बना रहे हैं हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा लेवल ऑफ आउटपुट और वाई एक्सिस पे आएगी वो कॉस्ट जो आप शो कर रहे हैं. टीएफसी क्लियर हो गया है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट लेवल, और यहाँ वाई एक्सिस पे टीवीसी लिखेंगे, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा. नाउ दिस इज इनवर्स एस शेप्ड कर्व. ये इनवर्स एस शेप्ड कर्व क्यों है, ये भी डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंडेंट है. जो हमने यहाँ पे 3 फेजेस पढ़े हैं प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न, देन डिमिनिशिंग रिटर्न, देन नेगेटिव रिटर्न. तो क्योंकि शुरू में जो वेरिएबल फैक्टर है वो हमें ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो कॉस्ट हमारी बढ़ तो रही है वेरिएबल फैक्टर को हायर करने की वजह से, बट इट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है. तो बढ़ रही है तो अपवर्ड स्लोपिंग, टीवीसी कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग एंड convex to the origin. After that, when diminishing return sets in, the cost starts increasing rapidly. So the variable cost curve will be upward sloping and concave to the origin. तो जैसे यहाँ पर टीपी कर्व ने अपना कर्वेचर चेंज किया था फ्रॉम कॉन्केव टू कॉन्वेक्स, उसका ऑपोजिट टीवीसी कर्व ने अपना कर्वेचर चेंज किया फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉन्केव. ठीक है, पहले ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है कॉस्ट, क्योंकि रिटर्न शुरू में हमें ज्यादा मिल रहा था तो कॉस्ट हमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और इसके बाद से जो कॉस्ट है वो तेजी से बढ़ी तो कॉन्केव टू द ओरिजिन, और इसको हम बोलते हैं इनवर्स एस शेप कर्व. ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है टीसी कर्व. टीसी का हमें फॉर्मूला पता है, वी ऑब्टेन टीसी बाय एडिंग अप टीएफसी एंड टीवीसी. तो अब क्योंकि ये दोनों का सम है और टीएफसी कभी जीरो नहीं होता, इट मींस टीसी भी कभी जीरो नहीं होगा, तो ओरिजिन से तो ये स्टार्ट नहीं होगा. हालांकि टीवीसी कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट आपने वेरिएबल फैक्टर हायर ही नहीं करे हैं, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा. ये जीरो से स्टार्ट करेगा, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, इसी वजह से टीसी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा. इट विल स्टार्ट एट सम पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. अब ये भी, तो इसकी शेप जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है टीवीसी की शेप पे. जो शेप टीसी की है वही शेप टीवीसी की है, बस दोनों में डिफरेंस है ऑफ TFC. Next is the shape of AFC curve. AFC कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये टच नहीं करता है, और AFC कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि देखिए TFC इज गोइंग टू रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, ये तो सेम ही रहने वाला है. अब इस सेम वैल्यू को जब हम इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते जाएंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AFC, तो वो AFC की वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल करेंगी. ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है, तो इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे मैंने बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द शेप ऑफ AVC.
एबीसी कर्व यू शेप्ड कर्व है, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देखिए शुरू में, अब एबीसी निकालने का फॉर्मूला टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, एएफसी निकालने का फॉर्मूला टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। एबीसी, जब हम टीवीसी को आउटपुट लेवल से डिवाइड करेंगे तो शुरू में ये कॉस्ट जो है वो कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि शुरू में कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसीलिए एबीसी जो है वो शुरू में कम होगा, इट विल रीच टू इट्स मिनिमम लेवल, एंड आफ्टर व्हेन टीवीसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली, तो एबीसी की वैल्यूज भी जो है वो बाद में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो यू शेप कर है, फर्स्टली इट विल फॉल डाउनवर्ड, इट विल रीच इट्स मिनिमम पॉइंट एंड देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। सिमिलर एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं एसी के लिए, क्योंकि एसी का भी सेम यही है, टीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब टीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट है, तो इट मींस टीसी की वैल्यू भी शुरू में धीरे बढ़ रही है, बाद में तेजी से बढ़ रही है, तो एसी भी पहले फॉल करेगा और उसके बाद मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद एसी की वैल्यूज भी इंक्रीज होने लगेंगी। अब देखिए, है दोनों यू शेप, बट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट द एसी कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द एबीसी कर्व। अब वो क्यों? देखिए, जैसे टीसी को हमने फाइंड आउट किया था बाय समिंग अप टीएफसी एंड टीवीसी, वैसे ही एसी की वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं बाय एडिंग अप एवीसी एंड एएफसी। और क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एएफसी है, और ये कभी जीरो होता नहीं है एएफसी, तो इट मींस हमेशा एसी की वैल्यू जो है वो एवीसी से बड़ी ही होंगी, और एसी जो है वो हमेशा एबीसी कर्व के ऊपर ही लाई करेगा। हालांकि इन दोनों की जो कर्व के बीच की डिस्टेंस है वो कम होगी। आगे आप देखिए इस वाले कर्व में ये मैं अभी चीज समझाऊंगी। अभी पहले हम बात कर लेते हैं एमसी कर्व की, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एडिशन टू द टोटल कॉस्ट या एडिशन टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे हम आउटपुट लेवल बनाते हैं तो एडिशनल हमें क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, दैट इज शोन बाय द मार्जिनल कॉस्ट। और इसका भी यही है, सेम पैटर्न है, यू शेप कर्व है, इनिशियली इट विल फॉल एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। एक्चुअली एमसी जो कर्व है दैट इज द स्लोप ऑफ टीवीसी, और एमसी की वजह से ही टीवीसी की जो शेप है वो डिटरमाइन हो रही है। जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि शुरू में कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर तेजी से बढ़ रही है, तो वो ड्राइविंग फैक्टर जो है बिहाइंड दैट इज एमसी ओनली, मार्जिनल कॉस्ट। ओके, अब देख लेते हैं इनका रिलेशनशिप। दिस इज एमसी कर्व, this is ABC curve and this is AC curve. As I told you earlier, AC curve will always lie above ABC curve, ठीक है, because AC's value are always greater than the value of ABC. अब MC curve, as long as before point E, as long as MC is lying below ABC and AC, it is pulling both of them down. ABC को भी ये downwards pull कर रहा है, AC को भी ये downwards pull कर रहा है. Beyond point E, when MC becomes greater than ABC, it starts ABC pulling up. तो यहाँ से जो ABC कर्व है वो राइज होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली, और MC कर्व जो है वो कट कर रहा है ABC कर्व को और AC कर्व को इनके मिनिमम पॉइंट्स पे। आफ्टर क्रॉसिंग द मिनिमम पॉइंट, MC becomes greater than ABC और AC and then it starts pulling both of them upwards. इसके मिनिमम पॉइंट पे कट करने के बाद भी MC बड़ा हो गया AC से और AC राइज होना शुरू हो गया। अब जो मैं बता रही थी आपको कि AC और ABC कर्व जो है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज AFC, और ग्रेजुअली ये डिस्टेंस जो है वो कम होती रहती है। हालांकि ये कभी मिलेंगे नहीं, ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज AFC। द गैप बिटवीन AC एंड ABC कर्व इज AFC, एंड बिकॉज AFC इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, इट मीन्स इनके बीच का जो गैप है वो धीरे 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 कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट करने के लिए फॉर्मूला जैसे होता है AC इज इक्वल्स टू ABC प्लस AFC, ठीक है। अगर इन दोनों को इंटरसेक्ट होना है, यानी कि इन दोनों को इक्वल होना है, पर इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके बीच में ये बैठा है डिफरेंस AFC और ये कभी जीरो हो नहीं रहा। बिकॉज ये जीरो नहीं हो रहा तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे, और कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे तो ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC, आउटपुट लेवल, और यहाँ पर हम शो कर रहे हैं टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एज लॉन्ग एज MC इज फॉलिंग, TC इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो शेप होगी यहाँ तक कन्वेक्स। When MC is zero, TC is at its minimum point. No, not at minimum point. TC curve has started changing its curvature from this point. And when MC starts rising, TC is starting increasing at a increasing rate. तो यहाँ से इसकी शेप जो है वो कनकेव हो जाएगी।
नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड टीवीसी। हमने बताया था आपको कि टीवीसी की वैल्यूज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एडिंग अप द वैल्यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो इट मींस द एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ टीवीसी। तो ये थी रिवीजन कर्व्स की फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। आई होप सारे कर्व्स की शेप आपको क्लियर हो चुकी है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं कोई भी क्वेरी। I will definitely reply to your query. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.